सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। जैसे कि डियर लर्नर्स, आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है DEGE 141, जिसका उन्वान है नस्र को समझना। तो हम 2 ब्लॉक्स अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले जो ये पहला ब्लॉक था, हमने इसमें समझने की कोशिश की कि नस्र क्या है, यानी कि व्हाट इज प्रोज। फिर उसके बाद हमने समझने की कोशिश की कि नस्र के अकसाम, वेराइटीज ऑफ प्रोज को फिर हमने पढ़ा। जैसे डिस्क्रिप्टिव प्रोज के बारे में हमने बात की, उसके बाद हमने एक्सपोजिटरी प्रोज की बात की, उसके बाद हमने नरेटिव प्रोज की बात की, इवन वी टॉक्ड अबाउट परसुएसिव प्रोज। तो उसके बाद हमने अदब के बारे में भी बात की कि अदब क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लिटरेचर इन अ सोसाइटी, और इवन आई कैन से व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी, हाउ लिटरेचर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ। हमने जो पहला वाला ब्लॉग था, हमने इन इश्यूज को उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। इवन उस जो हमारा पहला ब्लॉग है उसमें हम, तो उसके बाद जो हम ब्लॉग 2 की तरफ नजर दोहरा रहे हैं, तो हमने वहां पे एसेज के बारे में पढ़ा, शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ा कि शॉर्ट स्टोरी में हमने आपको रूबरू करवाया कि एक शॉर्ट स्टोरी और नोवेला और नॉवल में क्या फर्क है। फिर हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया था, जैसे हमने एक अच्छी एंटन चुकाव की शॉर्ट स्टोरी की थी, मिजरी। फिर हमने उसके बाद हम एसेज के हमने ये भी उसमें डिस्कस किया था कि जो शॉर्ट स्टोरी है, हमने आपको नॉवल के बारे में जो मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवल। तो उसके ये स्टूडेंट्स, इवन वी टॉक्ड अबाउट द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। तो ये हमने सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे जॉर्ज ऑरवेल के एसे की शूटिंग एन एलिफेंट। और जो हमारा ब्लॉक 2 था उसमें हमारे सामने एक और एसे था, जमाइका किन का ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो डियर लर्नर्स, जब हम लास्ट लेक्चर पे नजर दोहरा रहे हैं, लेट मी रिकैपिचुलेट इट व्हाट वी स्टडीड ड्यूरिंग द प्रीवियस लेक्चर। उसमें हमने जॉर्ज ऑरवेल के बारे में जानने की कोशिश की। नाउ यू मस्ट बी वेरी मच एक्वांटेड विद व्हाट काइंड ऑफ राइटर जॉर्ज ऑरवेल वाज, और इवन उसकी पॉपुलर वर्क्स कौन है। he is popular as a novelist, even he wrote number of essays। तो हमारे सिलेबस में उसका एक एसे चूज किया गया है, यानी कि शूटिंग एन एलिफेंट। हमने उसकी जो एक इम्पोर्टेंट नॉवल है 1984, तो उसके बारे में भी हमने बात की कि यही एक नॉवल है जिसमें आपको जॉर्ज ऑरवेल एज अ फ्यूचरिस्टिक नजर आ रहा है, यानी कि उसकी जो हायर यानी कि सुप्रीम लेवल ऑफ इमेजिनेटिव पावर वहां पे आपको नजर आ रहा है। वहां पे आपको नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर नॉवल में, व्हेन वी टॉक अबाउट 1984, because George Orwell wrote this novel way back in 1900, late 1940s. If maybe it was around 1949, the exact date. तो उस 1949 में उसने नॉवल का नाम रखा था 1984, यानी कि इस नॉवल में 1949 में नॉवल का टाइटल क्या रखता है वो 1984, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल 1949 में ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि 1984 की सोसाइटी कैसे होगी, 1984 का दुनिया कैसे होगा, लोग कैसे बिहेव कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जॉर्ज ऑरवेल ने दिए हैं। जैसे हमने बिग ब्रदर की बात की, उसमें जैसे वो रूम, जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में उसमें वो लिखता है, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये एक यानी कि साइन ऑफ फ्यूचरिस्टिक राइटर। क्योंकि एक राइटर की जो अच्छा राइटर होता है उसकी यही खूबी होती है कि वो यानी कि ही और शी प्रेडिक्ट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। उसके पास वो नॉलेज, उसके पास ही इज पोजेसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल। क्योंकि उसकी जो एक राइटर होता है ना, जो एक फ्यूचरिस्टिक राइटर होता है, उसकी नजर बहुत दूर तक होती है। इट इज उसकी जो इमेजिनेशन लेवल है वो बहुत एक सुप्रीम काइंड की होती है। दैट इज व्हाई he is able to predict what would happen after 10 years, 12 years, or even maybe 50 years। जॉर्ज ऑरवेल के साथ साथ हमने बात की थी रे ब्रैडबरी, जैसे वो अमेरिकन एक नॉवेलिस्ट है, उसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। उसमें भी वो एक प्रेडिक्ट करता है कि 2026 में कैसी सोसाइटी होगी, कैसी दुनिया बिहेव कर रहा होगा। तो यानी कि जब हम जॉर्ज ऑरवेल के इस नॉवल को पढ़ रहे हैं 1984 को,
यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है जो आपकी इर्द गिर्द हो रही है। आप वो चीजें आप देख रहे हो, खुद फील कर रहे हो, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो ये चीजें इस नॉवल में जॉर्ज ऑरवेल डिपिक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है। तो उसके साथ साथ हमने फिर जॉर्ज ऑरवेल के एक पॉपुलर एसे के बारे में बात की थी। उस एसे का टाइटल है व्हाई आई राइट। जो ये एसे है, जैसे अभी बात करेंगे हम ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी की। Why I write, just concentrate on this title. Why I write. I. That means here George Orwell, he's talking about his own self. He is, अपने बारे में लिख रहा है, यानी कि टाइटल ही है मैं क्यों लिखता हूं, Why I write. तो एक्चुअली जब आप ये ऐसे पढ़ रहे हो, इस ऐसे में आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इस ऐसे में आप ये जान रहे हो कि एक जो राइटर होता है, वो जो लिख रहा है उसका क्या मकसद है लिखने का। जैसे जॉर्ज ऑरवेल की इस ऐसे पे हम नजर दोहरा रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल ही बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने रख रहा है कि बहुत सारे रीजंस हैं। एक राइटर जो लिखता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि व्हाई ही चूज दिस प्रोफेशन कॉल्ड राइटिंग, व्हाई अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल वांट टू बिकम राइटर्स। इस ऐसे में आपको वही चीजें मिल रही हैं। जैसे इस ऐसे के बारे में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि इस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल लिखता है कि देखो, एक तबका आपको राइटर्स का, जो लिखने वाले होते हैं, एक तबका उनमें ऐसा होता है जो खाली लिख रहे हैं, जे जस्ट वांट टू अर्न नेम एंड फेम। वो खाली शोहरत के लिए लिख रहे हैं, उनका और कोई मोटिव नहीं होता है लिखने का। उसके साथ साथ वो बोलता है कि एक और कैटेगरी है राइटर्स की, उनका क्या एम है, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी। यानी कि वो लिख रहे हैं, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो ऑरवेल का कहना है कि एक जो तबका है जो लिख रहे हैं, वो जो तबका लिख रहा है, उनका मोटिव होता है कि वो खाली पैसे कमाए लिखने के जरिए। उनकी जब वो बुक पब्लिश करेंगे, वो मार्केट में जाएंगी, लोग उनके पास जाएंगे, हम खरीद रहे हैं फिर बुक्स को, तो फिर उसमें से कुछ हिस्सा राइटर के खाते में जाता है। तो यानी कि यहाँ पे एक राइटर जो तबका होता है राइटर्स का, उनका एम है कि दे जस्ट वांट टू अर्न मनी, दे जस्ट वांट टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। लेकिन जो एक और तबका है, जो जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि नहीं, एक और तबका है राइटर्स का, वो इसलिए लिख रहे हैं जैसे वो खाली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उनके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है, वो चीज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, उनकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो खाली दे जस्ट वांट टू गिव वेंट टू देयर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, और उनका कोई मोटिव नहीं होता है इसके अलावा। जैसे हमने बात की थी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की, when you read Ghalib's poetry and even John Keats's poetry, most of the time you find these writers, these two writers, John Keats and Mirza Sadullah Khan Ghalib, they wrote for writing's sake, what we call art for art's sake। क्योंकि इनका मोटिव ये नहीं होता है कि हम रीडर को समझाएं, रीडर को हम एज अ टीचर उनके सामने पेश आए, एज एन इंस्ट्रक्टर एक काम, एंड एज एन इंस्ट्रक्टर का काम करे, नहीं, वो परसुएसिव राइटिंग में होता है। और ऑरवेल का कहना है कि जो इस तबके के राइटर्स हैं, जो खाली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनका कोई मकसद ये नहीं होता है कि ये रीडर पे कुछ इन्फ्लुएंस करे, ये रीडर को कुछ समझाए, बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ साथ एक और तबका जॉर्ज ऑरवेल इस ऐसे में लिखता है, एक तबका राइटर्स का है, और एक जो लिखते हैं खाली दे जस्ट वांट टू कैप्चर व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर सराउंडिंग, इन द सोसाइटी, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो कैप्चर करना चाहते हैं उन चीजों के बारे में वो लिखना चाहते हैं, उनकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है। Why? Because they try to capture each and everything, because they are having this thought in mind के ये जो ये चीजें हैं, ये they write for posterity, they write for future generations, they are having this thought कि जो future generations आने वाली है, उनको एटलीस्ट ये पता चले कि जो आज से पहले 100 साल क्या हो गया था, 150 साल क्या हो रहा था, या आज से पहले 250 साल का दुनिया कैसा था। उनका खाली यही मोटिव होता है, वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए लिख रहे हैं। डियर लर्नर्स, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी विलियम शेक्सपियर की। हमने आपको बोला था कि अगर आप 16th सेंचुरी इंग्लैंड को देखना चाहते हो,
अगर आप एलिजाबेथियन एज का मुआयना करना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 16th सेंचुरी में वो कैसे था, लोग सोशल सेटअप कैसे था, या इवन इकोनॉमिक कंडीशन इंग्लैंड की कैसी थी, या इवन लोग कैसे एक दूसरे से, ब्रदरहुड का क्या कॉन्सेप्ट था, इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट था, तो जस्ट रीड शेक्सपियर। क्योंकि आज से पहले 500 साल 600 साल आपको बैक जाना है, पढ़ना है कि उस एरा में क्या हो रहा था। तो ये एक जैसे उस एरा में क्या हो रहा था, हमने खाली शेक्सपियर को पढ़ना है, जस्ट रीड फ्यू प्लेज ऑफ शेक्सपियर, यू वुड कम टू नो व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी इंग्लैंड। तो ऑरवेल का कहना है कि एक और तबका है राइटर्स का, ये हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं इसी एसे की जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, व्हाई आई राइट। ये इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे। वी वुड कम टू दिस autobiography little while later. We would discuss कि what is this autobiography, why people choose autobiography, this type of writing, लोग क्यों ऑटोबायोग्राफी को लिखना चाहते हैं, एंड इवन रीडर क्यों ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना चाहता है। तो ये जो एक व्हाई आई राइट, इसमें एक और राइटर्स के तबके के बारे में जॉर्ज ऑरवेल लिखता है। वो लिखता है कि एक और तबका है राइटर्स का, वो तबका लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो they just want to influence, but they are इनका थॉट होता है कि वो परसुएसिव राइटिंग जिसको बोलते हैं हम, वो लोगों को बोलना चाहते हैं कि वो they just want to act like an instructor, teacher, preacher, वो मोरलिस्ट का काम करना चाहते हैं। ऑरवेल का कहना है कि एक और तबका जो राइटर्स का है सोसाइटी में, हमारी वर्ल्ड में, वो ये है कि वो देख रहे हैं सोसाइटी में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इनको कहीं पे लग रहा है कि कहीं पे गलत हो रहा है, ये वो कैप्चर करना चाहते हैं, उसके साथ साथ हमें समझाना चाहते हैं, देखो आपने ये चीजें छोड़नी है, आपने ये चीजें करनी है। वी इवन टॉक्ड अबाउट टी.एस. एलियट की बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में। उसकी जो पोइम्स हैं, जब आप उसकी पोइम्स पढ़ते हो वहां पे आपको यही चीज देखने को मिलता है कि वो परसुएड करता है रीडर को, वो आपको मनाने की कोशिश करता है, वो आपको ये बोल रहा है कि देखो आप कहीं गलत रास्ते पे हो। क्योंकि एक राइटर्स का एक तबका ऐसा है कि वो जिनको लग रहा है कि हमने एक एज अ टीचर काम करना है। यहाँ पे मेरे को एक और फेमस पोइट की बात याद आ रही है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ही इज बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ नेचर। जब हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का मुताला करते हैं, उसकी शायरी का मुताला करते हैं, इवन वहां पे हमें हर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड फाइंड विलियम वर्ड्सवर्थ एक्टिंग एज अ टीचर। क्योंकि उस जब भी आप उसकी पोइम्स पढ़ोगे, वो आपको कहीं ना कहीं पे आप उसको पाओगे ये बोलते हुए कि देखो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो नेचर के बारे में लिखता है, चाहे वो मून हो, स्टार्स हो, रिवर्स हो, सीज हो, माउंटेन्स हो, बर्ड्स हो, या इवन ईयर हो, जो भी कुदरती निजाम है वो उनके बारे में लिख रहा है, उनके बारे में हमें समझा रहा है कि इनकी भी एक लाइफ है। तो जब हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का मुताला करते हैं, इवन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में, वर्ड्सवर्थ एक क्रिटिक बन गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। बिकॉज जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसने बहुत कुछ दिया था इंग्लैंड को, जो लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था इंग्लैंड में। क्योंकि ये वही दौर था जिसके बारे में चार्ल्स डिकेंस लिख रहे हैं, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वी डिस्कस्ड चार्ल्स डिकेंस दिस ओपनिंग लाइन्स ऑफ हिज नॉवेल टेल ऑफ टू सिटीज। उसके बारे में हमने बड़े डिटेल्ड वे में बात की थी लास्ट लेक्चर में। जो वर्ड्सवर्थ है, जब आप उसकी शायरी का मुताला करते हो, वो आपको समझा रहा है कि जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है इनकी भी लाइफ है, इनकी भी जिंदगी है, तो इनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करो, इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। तो एज ए इंस्ट्रक्टर काम करता है। टी.एस. एलियट की जब हम बात करते हैं, टी.एस. एलियट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड फाइंड टी.एस. एलियट preaching, he is doing the job of a preacher, a moralist. वो बोलता रहता है कंटिन्यूअसली कि अपनी पोइम्स में समझाता रहता है कि जो मोर पर्टिकुलरली वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, कि आप जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनसे मुखातिब होकर फरमाते हैं कि जैसे ये जो सिविलाइजेशन है, slowly and gradually they are becoming body oriented, they are giving value to body or even materialistic things, materialistic objects,
दे आर फॉरगेटिंग एन एंटिटी कॉल्ड सेपरेट सोल। तो जब आप उसकी वेस्टलैंड का मुताला करते हो, उसकी हॉलोमैन एक और इम्पोर्टेंट पोइम है, जब आप वो पोइम्स पढ़ते हो वहां पे आप मीनिंगलेस एक स्पिरिटलेस लाइफ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन गुजार रही है उनको क्रिटिक कर रहा है टीएस इलियट उस पोएम में। तो कहने का मतलब ये है कि ऑरवेल जो इस व्हाई आई राइट, इसमें उसका कहना है कि एक जो राइटर्स का तबका है वो परसुएड करते हैं रीडर को, मनाने की कोशिश करें उनको। अगर कहीं पे लग रहा है कि गलत रास्ते पे सिविलाइजेशन है या किसी भी चीज के रिलेटेड गलत रास्ते पे है, तो वो समझा रहे हैं अपनी राइटिंग के जरिए, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो वो नहीं चाहते कि वो चीजें हो, चाहे हम अल्लामा इकबाल की बात करें, टैगोर की बात करें, इवन कमला दास या किसी और राइटर की, पीबी शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू बी येट्स, रॉबर्ट फॉस्ट, भारतीय मुखर्जी, इवन झुम्पा लाहिरी। जब आप इनकी नॉवेल्स या पोइट्री पढ़ते हो या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हो, ये वो राइटर्स का तबका है जो आपको आपको सीधे दिख रहा है कि उस्ताद का काम कर रहे हैं। ये आपको समझा रहे हैं कि आप कहीं आपका जो आपकी जो मंजिल है आप उससे भटक रहे हो, आपका जो रास्ता है आप right, you are not following the right path, you are not on the path of righteousness, you are not following religious laws religiously। तो इनका यही थॉट प्रोसेस है। तो जो परसो यानी कि ऑरवेल का कहना है कि एक राइट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ राइटर्स इस तबके में आते हैं, ये परसुएड करते हैं रीडर को, समझाते हैं रीडर को कि ये, इवन समझाने के साथ साथ वो कुछ इश्यूज को रेज करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी जो भारतीय मुखर्जी की, हमने आपको उसके नॉवल में एक डिटेल में बोला था कि उसकी एक नॉवल है टाइगर्स डॉटर। वे बैक शी रोट दिस नॉवल वे बैक इन 1970s। तो इस नॉवल में भारतीय मुखर्जी आपको किन चीजों से रूबरू करवा रही है? एक इंपॉर्टेंट थीम इस नॉवल का, जो अ टाइगर्स डॉटर, जिसकी प्रोटैगनिस्ट तारा है। ये जो नॉवल है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल, वंडरफुल नॉवल, यू शुड रीड इट। क्योंकि इस नॉवल के जरिए आपको एक डायस्पोरा का थीम नजर आएगा कि डायस्पोरा जो एक डायस्पोरिक कम्युनिटी है वो किन चीजों से गुजर रही है जब वो बाहर की दुनिया में जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि भारतीय मुखर्जी, शी इज वन ऑफ द रिनाउंड इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स। तो वो लिख रही है जो जो भी डायस्पोरिक कम्युनिटीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, उनके बारे में वो आपको पता चलेगा कि जो डायस्पोरिक कम्युनिटीज हैं इनको किन किन चीजों से इनको गुजरना पड़ता है, किन किन कौन कौन से मुश्किलात इनकी लाइफ में आते हैं, किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। जैसे हमको पता है जो डायस्पोरिक कम्युनिटी होती है, ये एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, यानी कि एक होमलैंड होता है इनका, फिर ये दूसरे कल्चर में जाते हैं जिसको हम एडॉप्टेड होमलैंड बोलते हैं। तो वहां पे एक कल्चर डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लाइफ स्टाइल डिफरेंट होती है, रहन सहन डिफरेंट होता है, इवन रिलीजन वो भी डिफरेंट होता है। और इस नॉवल में जब आप ये नॉवल टाइगर्स डॉटर पढ़ते हो भारतीय मुखर्जी का, एक पर्टिकुलर इशू इस नॉवल में भारतीय मुखर्जी रेज कर रही है। वो इशू क्या है? वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि इस नॉवल में जो तारा एक प्रोटैगनिस्ट होती है इस नॉवल की, वो कोलकाता में उसका जन्म होता है, फिर थोड़ी सी वो तालीम कोलकाता में हासिल कर लेती है, फिर उसका ड्रीम होता है कि वो बाहर की दुनिया में जाए, कनाडा जाए, अमेरिका जाए, वहां से वो हायर एजुकेशन हासिल करके आई। ये 1970s की बात है जब भारती मुखर्जी ये नॉवल लिख रही थी। इसमें भी आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलेंगे। ऑटोबायोग्राफी, लेट मी टेल यू इन यू पीपल इन सिंपल वर्ड्स। ऑटोबायोग्राफी वो काम, राइटर जो ऑटोबायोग्राफी होती है, ये एक इसमें आपको ना लाइफ जो एलिमेंट्स होते हैं, एक बंदे के एलिमेंट्स मिलते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी की खासियत ये होती है कि ये बंदा खुद लिखता है। यानी कि जब हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, ये राइटर ने खुद लिखी होती है। जो हम बायोग्राफी की बात करते हैं, बायोग्राफी ने किसी और ने लिखी होती है, लेकिन दूसरे बंदे के रिलेटेड वो लिखी होती है उसने। वी विल टॉक अबाउट दिस बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी लिटिल व्हाइल लेटर, दैट टू इन अ डिटेल्ड मैनर। तो हम बात कर रहे थे भारती मुखर्जी की, तो उसमें वो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि परसुएशन की बात कर रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल के एसे की बात कर रहे हैं कि व्हाई आई राइट। इस एसे में लिखता है जॉर्ज ऑरवेल, एक तबका है राइटर्स का जो इश्यूज को रेज करते हैं, हाईलाइट करते हैं। वो सोसाइटी में वो इश्यूज देख रहे हैं कि ये हो रहा है, ये इश्यूज सोसाइटी में हो रहे हैं, तो फिर वो उनको हाईलाइट कर रहे हैं।
तो तारा जो होती है कोलकाता में इसका जन्म होता है, फिर ये अमेरिका जाती है हायर स्टडीज के लिए, फिर ये कॉलेज में दाखिला लेती है अमेरिकन कॉलेज में। तो फिर वहां पे जो अमेरिकन, चाहे वो कनाडा से, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जो स्टूडेंट्स होते हैं, भारतीय मुखर्जी की जो ये प्रोटोगनिस्ट है तारा, ये इंडियन सिटीजन होती है अमेरिका, उस अमेरिकन कॉलेज कनाडियन कनाडा में उस कॉलेज में। तो जो ही ये फिर इसकी जो क्लासमेट्स होती है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इसको, वो इसके साथ फूड शेयर नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट शेयर नहीं करते हैं, लंच शेयर नहीं करते हैं, इवन वो इसके साथ आउटिंग पे नहीं जाते हैं, वो इसके साथ रूम भी शेयर नहीं करते हैं, इवन वहां पे मैंगो चटनी वो भी शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं शेयर करते, वो तारा जो ये प्रोटोगनिस्ट है वो इसको बोलते हैं कि यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, योर कलर इज डिफरेंट फ्रॉम अस, यू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम आवर्स। तो यानी कि दूसरे नजर से देख रहे हैं। तो भारती मुखर्जी इस एसे में एक important issue raised कर रही है, that is racial discrimination. We find this racial discrimination, it's going on, in every nook and corner of the world. तो जॉर्ज ऑरवेल का क्या कहना है कि एक तबका है राइटर्स का, वो सोसाइटी में देख रहे हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, फिर उन इश्यूज को वो रेज कर रहे हैं। तो एक तबका वो राइटर्स का है। दूसरा तबका जॉर्ज ऑरवेल का कहने का ये है कि एक तबका राइटर्स जो हमें वी टॉक्ड अबाउट दिस लिटिल व्हाइल लेटर, वो बोल रहा है कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो खाली अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने जो उनको फील हो रहा है, जैसे वो सोसाइटी को देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, फिर वो लिख रहे हैं। जैसे हमारे जॉर्ज ऑरवेल के ऐसे के बारे में हमने बात की, शूटिंग एन एलिफेंट। शूटिंग एन एलिफेंट का जब आप मुताला करते हो, ये आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। देखो, लेट मी टेल यू पीपल कि ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं। पहले हम थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफी मीन्स एन अकाउंट दैट टेल्स you people life story of someone। और जो ये ऑटोबायोग्राफी होती है, ये आपको एक बंदे के बारे में, उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में वो खुद लिखता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप लिख रहे हो कुछ जो आपके साथ हो रहा है, जो आप लिखना चाहते हो और खुद ही लिख रहे हैं, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ बयान कर रहे हो, जो आपके साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप उनको बयान कर रहे हो, चाहे वो उसमें हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, आपके फेलियर्स हो, आपकी सक्सेस हो, आपका करियर हो, आपके अचीवमेंट्स हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। जो ही आप इन चीजों के बारे में आप लिख रहे हो, खुद ही लिख रहे हो, इन चीज जो आपने चीजें की हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे हम आपके करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, चाहे आप लिख रहे हो कि आप इतने सक्सेसफुल हो, या इवन आपकी लाइफ में बहुत सारी फेलियर्स आ गए हैं, लेकिन जब आप खुद ही ये चीजें लिख रहे हो, उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। लेकिन जब हम बायोग्राफी की बात करते हैं, बायोग्राफी का मतलब ये है कि इट रेफर्स टू एन अकाउंट दैट टेल्स समवन एल्सेस लाइफ स्टोरी। यानी कि बायोग्राफी में आपको ये समझना है, ये दूसरा बंदा लिखता है। फॉर इंस्टेंस, मैं किसी दूसरे बंदे के लाइफ के बारे में लिख रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो सक्सेसफुल है या उसने फेलियर्स देखे हैं, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, उसने लाइफ में क्या हासिल किया है। जब मैं उसके बारे में लिख रहा हूं तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। जब मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, मैं आपको एक अपनी वर्क में, जो मैं प्रोज में लिख रहा हूं, रिमेंबर वन थिंग, either it is biography or autobiography, it is written in prose. We have discussed this difference between prose and poetry in earlier lectures. चलो आपको मैं और थोड़ा सा रूबरू करवाता हूं कि प्रोज और जो शायरी है इसमें क्या फर्क है। प्रोज जो है ये सेंटेंस में लिखा जाता है, नसर जो है ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये पैराग्राफ्स में लिखा जाता है, इसमें राइम स्कीम की कोई जरूरत नहीं होती है, ये वर्स फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ये स्टेंजा फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो इसमें जो वो एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, उन चीजों का अगर राइटर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है, he or she hardly take care of this what you call rhyme scheme, चाहे वो रिदम हो, टोन हो, साउंड हो, एलिट्रेशन हो, कॉन्सोनेंस हो, एसोनेंस हो, वो इन चीजों का हार्डली इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये चीजें हम कहाँ पे
पाते हैं, ये चीजें हम शायरी में देखते हैं। क्योंकि अगर कोई शायर बनना चाहता है, उसको वर्स में लिखना है, उसको स्टेंजास का ख्याल रखना है, उसको टोन का ख्याल रखना है, उसको एलिट्रेशन का ख्याल रखना है, उसको राइम स्कीम का ख्याल रखना है। तो जो ये हम फिर प्रोज की बात करते हैं, सेंटेंसेस में लिखा जाता है। तो जो ये हम फिर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी की जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो ऑटोबायोग्राफी है ये वो वर्क है जो बंदा खुद लिखता है, अपने बारे में लिखता है, अपनी लाइफ स्टोरी आपके सामने बुलाता है। जब दूसरा बंदा दूसरे एक बंदा दूसरे की लाइफ के बारे में लिख रहा है, उसकी लाइफ स्टोरी के उसकी लाइफ स्टोरी हम उसको आपके सामने रख रहा है, तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हम ये जो इसमें देख रहे हैं वो ये है कि जो बायोग्राफी है इसमें आपको जरूरत पड़ती है कि एथोराइजेशन। जैसे मैं किसी के बारे में बायोग्राफी लिख रहा हूं, अगर मैं बायोग्राफी किसी के बारे में लिख रहा हूं तो मैंने पहले उसको, यानी कि बायोग्राफी मैंने जिस बंदे के बारे में मैं लिख रहा हूं, मैंने पहले उससे परमिशन लेनी है कि मैं आपके बारे में कुछ लिख रहा हूं। फॉर इंस्टेंस, इफ दैट पर्सन इज नॉट अलाइव, ही इज डेड, तो वहां पे आपको एथोराइजेशन की जरूरत नहीं है। तो इवन अगर उसके रिलेटिव्स हैं, आपको मे बी कभी कभार केस ऐसा होता है कि उनके रिलेटिव्स से आपको एथोराइजेशन परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी में आप ये चीजें नहीं देखते हो। ऑटोबायोग्राफी में आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी वो वर्क है जो बंदा खुद लिखता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में ये है कि जो ही हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, ये हम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखते हैं, और इनका एम एक ही होता है, चाहे हम बायोग्राफी की बात करें और ऑटोबायोग्राफी की, तो इन्फॉर्म, टू एजुकेट, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी के लाइफ के बारे में। मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, कल को वो आप पढ़ रहे हो तो आपको वही मेरी लाइफ के बारे में आप पढ़ोगे, करियर के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, मैरिटल स्टेटस, बाकी बाकी चीजें। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऑटोबायोग्राफी में ये होता है कि वो इट इज फुल ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स। As far as biography is concerned, biography mainly relies on facts. ये फैक्ट्स की बुनियाद पे होती है। तो जो ही हम और जॉर्ज ऑरवेल की भी बात कर रहे थे हम कि जॉर्ज ऑरवेल ने जो ऐसे लिखा है व्हाई आई राइट, आई, जैसे मैंने आपको भी बोला कि इसमें फर्स्ट पर्सन नरेशन इस्तेमाल होता है। जहां पे भी आपको कहीं पे लगे कि आई का वर्ड आ रहा है, यानी कि आपने वहां पे देखना है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का ऐसे है शूटिंग एन एलिफेंट, वहां पे जॉर्ज ऑरवेल क्या लिख रहा है? जॉर्ज ऑरवेल वहां पे आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिल रहे हैं। जैसे उस ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल लिख रहा है कि वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं बुर्मा में, तो शूटिंग एन एलिफेंट, वहां पे क्या होता है कि एक हाथी होता है, वो कोहराम मचाता है, फिर बाद में क्या होता है कि वहां उसकी कुछ लोगों की डेथ होती है, वो चीजों को तहस नहस करता है। फिर जॉर्ज ऑरवेल जो होता है कि बुर्मा में एक पुलिस ऑफिसर का काम करते हैं, तो फिर ये उसको शूट करते हैं क्योंकि ये चाहता है कि ये और तहस नहस ना करे और डिस्ट्रक्शन ना करे। लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आपको वहां पे मिल रहा है इस एसे में। और जॉर्ज ऑरवेल का वो आपको उस एसे में आपको सीधे दिख रहा है कि जॉर्ज ऑरवेल उस एसे में हमें बोल रहा है कि ही हेट्स दिस कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, क्योंकि वो बोल रहा है हमें उस एसे में कि शूटिंग एन एलिफेंट में कि जैसे वो बुर्मा के जो लोग हैं वो दे हेट ब्रिटिशर्स। जैसे कोई किसी जगह फुटबॉल मैच होता है, जॉर्ज ऑरवेल इस एसे में लिखते हैं जो लोग होते हैं बुर्मा के, वो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो उनको गालियां देते हैं, तंज करते हैं, उन पे हंसते हैं, उनको दूसरी नजर से देखते हैं। क्योंकि उसमें ऑरवेल एक वो लिखता है कि वो जो बुर्मीज जो लोग हैं बुर्मा के, आज का म्यांमार जिसको हम कहते हैं, क्योंकि बुर्मा तब ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। जब ऑरवेल ने ये ऐसे लिखा था तो वो आपको एक कॉलोनियल स्टोरी इसमें बोलता है कि ऑल्दो वी नो जो जॉर्ज ऑरवेल है वो खुद एक सपोर्टर नहीं था कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके खिलाफ था। क्योंकि वो इस ऐसे में आपको देखने को मिलेगा, वो आपको इस ऐसे में बोल रहा है कि जो जो नरेटर इस ऐसे में क्रिएट किया है जॉर्ज ऑरवेल ने, वो आपको बोल रहा है इस ऐसे में कि जो जो बुर्मीज पीपल हैं
they routinely subject Britishers, to steers, jeers and insults, यानी कि ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है ब्रिटिशर्स को जहां से भी वो जा रहे हैं। क्योंकि इस ऐसे में आपको देखने को मिल रहा है कि जॉर्ज ऑरवेल इस ऐसे में लिख रहा है कि जो बुर्मा के लोग थे वो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे, वो ब्रिटिश राज के खिलाफ थे, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि ये दूसरे मुल्क से आए थे हमारे मुल्क पे कब्जा करने के लिए, तो वो उसके खिलाफ थे। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको इसमें ना देखने को मिलेंगे। तो जो ही हम एक ऑटोबायोग्राफी, अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऑटोबायोग्राफी बंदा अपने थॉट्स आपके रीडर के सामने रखता है, अपनी व्यूज चीजों के बारे में, जब जो भी वो देख रहा है उन चीजों के बारे में अपने जज्बात को बाहर ला रहा है, अपनी कमेंट्री दे रहा है, उसके क्या ख्याल हैं डिफरेंट चीजों के बारे में वो रीडर के सामने लाता है। जैसे हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में है एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे जमैका किनकेड, क्योंकि उसका एक ऐसे हमारे सिलेबस में है ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो ही हम ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं, ये जो एक ऐसे जमैका किनकेड, ये एक अमेरिकन राइटर है, एक्चुअली कैरेबियन बॉर्न अमेरिकन राइटर है, इसने बहुत सारी वर्क्स लिखी है। ये एक्चुअली जो ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका एक पॉपुलर ऐसे मजमून है, क्योंकि हम ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं। इस ऐसे में आपको ना देख रहा है, आप जब once you are going to read this essay thoroughly, extensively, when you would go into the depth of this essay, you would come to know जो एक जमैका किनकेड है, इस ऐसे में वो लिख रही है, अपनी दास्तां बयान कर रही है। वो बोल रही है कि जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम कैरेबियन कॉन्टिनेंट में रहते थे, तो हम स्कूल जाया करते थे। जो ही हम स्कूल जाया करते थे, तब ब्रिटिशर्स कहाँ पे राज कर रहे थे? इवन कैरेबियन यानी कि अमेरिका के कुछ हिस्सों पे भी ब्रिटिश राज कर रहा था, क्योंकि हमें पता है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो था ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, या इवन वेस्ट इंडीज हो, उनके सब आइलैंड्स हो, अफ्रीका हो, वहां पे ब्रिटिश का राज था। 18th लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, इवन मिड 19th सेंचुरी तक वो चला। तो फिर जमैका किनकेड का जो ये ऐसे है, क्योंकि इस ऐसे में जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको कहाँ पे पढ़ने को मिल रहे हैं, जब जो ही आप इस ऐसे को अच्छे तरीके से मुताला करोगे, आपको इस ऐसे में एक जमैका किनकेड अपनी स्टोरी बोल रही है। वो बोल रही है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, जब हम स्कूल जाया करते थे, जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे, तो वो हमें बोला करते थे कि जो मैंने बड़े अच्छे तरीके से लिख रही है कि जो जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल जा रहे थे, तो हमें स्कूल में बोला जाता था, क्या बोला जाता था? जो ये इंग्लैंड है, इट इज अ लैंड ऑफ मैजेस्टी एंड कस्टम्स, यानी कि छोटे बच्चे थे, इनको बोला जाता था इंग्लैंड हमारे आपके रूलर्स हैं, क्यों इनको बोला जाता था जो ये इंग्लैंड है, बर्तानिया है, इट इज अ होली लैंड, इट इज अ मिस्टिकल प्लेस, ये फाउंटेन ऑफ नॉलेज है दुनिया के लिए। ये एक्चुअली किनकेड इस ऐसे में लिख रही है, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ही आप इस ऐसे का मुताला करोगे ना, आपको डिफरेंसेस बिटवीन आइडिया एंड रियलिटी, यानी कि आइडियल वर्सेस रियलिटी, आप इस ऐसे में ना आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस हम अभी कुछ देर में इन आइडिया और रियलिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो ही आप ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप टाइटल का थोड़ा सा मुताला करोगे, गौर फिक्र करोगे, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली मर्तबा इंग्लिस्तान को देखना, बर्तानिया को देखना, यानी कि इस ऐसे में जमैका किनकेड जो है, ये अपने तासुरात बयान कर रही है। जब ये इंग्लैंड गई थी, उसने वहां पे इंग्लैंड को कैसे पाया था, वहां के लोग कैसे थे, वहां का कल्चर कैसे था, वहां की लैंग्वेज कैसी थी, वहां का रहन सहन, वहां के लोगों का जो वहां जो लोग रह रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग इक्वालिटी, ब्रदरहुड, लिबर्टी। तो लेकिन वो बोल रहे हैं, वो बाद में ना इन चीजों पे ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, वो इस ऐसे में पहले अपनी लाइफ के बारे में लिख रही है। वो बोल रहे हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे, हमें स्कूल में जो टीचर्स हुआ करते थे, वो मोस्टली इंग्लैंड से आया करते थे, वो इंग्लिश पीपल थे, तो वो हमें बोला करते थे जो इंग्लैंड है, जो बर्तानिया है, इट इज अ लैंड ऑफ मैजेस्टी एंड कस्टम्स, इट इज अ लैंड ऑफ लॉर्ड्स, किंग्स। तो हमें बोला जाता था कि यानी कि बर्तानिया जो है,
ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड है। यही से सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। ये एनलाइटमेंट लोग हैं, ये प्रिमिटिव नहीं है, ये एंशिएंट टाइप लोग नहीं है, ये बहुत आगे है, इन्होंने बहुत तरक्की की है। इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है। तो वो बोल रहे हैं जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमें मैप दिखाया करते थे, और मैप पे हमें दिखाया जाता था कि ये इंग्लैंड है। तो फिर हमें बोला जाता था कि यही वो कंट्री है जो दुनिया पे राज कर रही है, यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बहुत हायर टाइप का है। और हमें ये भी नॉट ओनली दिस, हमें ये भी बोला जाता था कि दिस इज जेरूसलम, द प्लेस यू विल गो टू व्हेन यू वुड डाई, बट ओनली इफ यू हैव बीन गुड। यानी कि हमसे हमारे टीचर्स हमारे टीचर्स हमसे बोलते थे कि ये जो ये इंग्लैंड है ये आपके लिए जेरूसलम है, क्योंकि वी नो क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक मुकद्दस जगह उनके लिए है। तो ये जो जमैका किनकेड है ये बोल रही है कि हमें स्कूल में बोला जाता था कि इंग्लैंड की ये पहचान है हमारे लिए, यानी कि इंग्लैंड का जो मुल्क है ये आपके लिए इतना मुकद्दस है, क्योंकि ये आपके लिए एक जेरूसलम का रुतबा रखता है। तो ये बोल रहे हैं इस ऐसे में, क्योंकि हम ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी में यू वुड नाउ आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफी में जो एक राइटर होता है अपनी लाइफ स्टोरी आपके सामने रखता है, अपने लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, चाहे वो सक्सेस हो, फेलियर्स हो, इस एजुकेशन हो, या इवन दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके अपने व्यूज हो, वो ऑटोबायोग्राफी में आप देखते हो, और राइटर वो खुद लिख रहा है। बायोग्राफी में ये चीजें नहीं देख रहे हो। बायोग्राफी में बंदा खुद नहीं लिखता है, बंदा लिखता है बायोग्राफी वो दूसरे बंदे के बारे में लिख रहा है। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम गोइंग टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, वहां पे आप मेरे एलिमेंट्स पाओगे, वहां पे आप मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पाओगे, मेरी क्या राय है डिफरेंट चीजों के बारे में। जो ही मैं किसी और बंदे के बारे में लिखना स्टार्ट करता हूँ, लाइफ स्टोरी में कैप्चर कर रहा हूँ, इसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो लेकिन जब हम जमैका किनकेड की बात करते हैं, ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि जो देखो यहाँ पे क्या लिख रही है जमैका किनकेड इस ऐसे में, वो लिख रही है कि ये जो ये इंग्लैंड है, जब हम स्कूल जाया करते थे हमसे बोला जाता था कि इंग्लैंड का ये मकाम है, आपके नजरों में आपका ये मकाम होना चाहिए इंग्लैंड का, क्योंकि वो बोल रही है हमें टीचर्स बोलते थे कि इंग्लैंड जेरूसलम का मुकाम आपके लिए रखता है। फिर वो बोल रही है इस ऐसे में आगे वो लिखती है कि जो ही हम सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, चाहे लंच करते थे, जो भी हम चीजें लेते थे, जो भी हम चीजें पहनते थे, चाहे वो चीज हो, बटर हो, एग्स हो, ओट्स हो, या इवन लेग ऑफ मटन हो, स्लाइस ऑफ चीज हो, यूनिफॉर्म हो, रिबन्स हो, इवन जो कपड़े वो पहन रहे थे। जमैका किनकेड इस ऐसे में लिख रही है कि जो भी हम चीज कर रहे थे, जो भी चीज हम खा रहे थे, जो भी चीज हम पहन रहे थे, एवरीथिंग, हर एक चीज में ये लिख के होता था मेड इन इंग्लैंड। यानी कि यहाँ पे आपको कॉलोनियल कॉन्सेप्ट दिखा रही है जमैका किनकेड। ब्रिटिशर्स का जो रूल था किस पे, कैरेबियन कॉन्टिनेंट पे, इसमें वो मेड इन इंग्लैंड तंज के जरिए वो इस्तेमाल कर रही है। वो इस ऐसे में लिख रही है यहाँ पे जो भी चीज कुछ हो रहा है ये इंग्लैंड की जानिब से, ये इंग्लैंड यानी कि उन्हीं का सब कुछ चीजें बनी हुई हैं, चाहे स्कूल्स हैं ये उन्होंने ही बनाए हैं, वो हमें अपनी लैंग्वेज में तालीम दे रहे हैं, जो भी हम चीजें पहन रहे हैं ये भी इंग्लैंड से आती है। यानी कि इनको बोला जाता था कि इंग्लैंड जो है, जो ब्रिटेन है, ये रूल करते हैं पूरी दुनिया पे। तो इसमें इस ऐसे में ना आपको एक इसमें दो पर्सपेक्टिव्स जमैका किनकेड रखती है। पहला जो कंसेप्ट वो रख रही है वो ये रख रही है ब्रिटिश हम उनकी सोसाइटी में लाइफ कैसे वो जी रहे थे। वो एक स्कूल चिल्ड्रन जो गर्ल है, अब जब वो एक छोटी लड़की थी स्कूल जाया करती थी तब वो उसका एक मंजर पेश करती है कि जो ही हम ब्रेकफास्ट करते थे, जो ही हम लंच किया करते थे, इवन जब हम डिनर अपने पेरेंट्स के साथ किया करते थे वो भी वही कपड़े पहनते थे जहां पे लिखा होता था मेड इन इंग्लैंड। यानी कि इतना इन्फ्लुएंस था कैरेबियन कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड का। यानी कि इनडायरेक्टली, मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली किनकेड क्या समझा रही है हमें, यानी कि कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रही है, यानी कि ब्रिटिशर्स का
जो रूल था वो कहाँ पे था, कैरेबियन पे। तो फिर वो बोल रहे हैं कि कुछ टाइम जब बड़ी हो गई थी जमैका किनकेड, इसने एजुकेशन हासिल की, फिर इसका इसने माइग्रेशन फिर की थी अमेरिका अमेरिका, फिर इसकी मैरिज भी हुई, तो फिर इसको एक दिन मौका मिला इंग्लैंड देखने का, क्योंकि टाइटल क्या है, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको मौका मिला इंग्लैंड देखने का, इंग्लैंड जाने का, वहां के लोगों के साथ बात करने का, वहां की ब्यूटी को देखने का, वहां कैसे लोग रह रहे हैं वो देखने का, वहां लोग कैसे लाइफ जी रहे हैं वो, अब ये वहां जा रही है। तो लेकिन जो ही वो वहां जा रही है, तो अब इसने इसकी दिमाग में एक इमेज थी इंग्लैंड की, क्योंकि ये कॉलोनियल इनकी जो जहां भी ये रह रहे थे वो एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, वहां पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, जो भी ये चीजें खा रहे थे, जो भी ये चीजें पहन रहे थे, जो भी ये कुछ कर रहे थे, वो सब इंग्लैंड से आता था। वो चाहे वो कपड़ों की बात हो, खाने की बात हो, लेकिन इसमें सटायरिकली जमैका किनकेड लिखती है कि शुक्र है कि कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एयर है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, लाइट है, सनलाइट है, मून है, ये वो चीजें देख रहे हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, शुक्र है कि इन पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे हैं, यानी कि सटायरिकली बोल रही है वो। तो अब इसको मौका मिल रहा है इंग्लैंड जाने का, क्योंकि ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ये तबसरा कर रही है जब ये इंग्लैंड जा रही है, अब ये तबसरा कर रही है कि इसने इंग्लैंड में क्या देखा है। तो जो ये इंग्लैंड अब जा रही है, अब पहुंची है, तो इसकी जो इमेज थी इंग्लैंड की, जो टीचर्स ने कैप्चर की थी इसके माइंड में, जो टीचर्स ने बुक से इनको पढ़ाया था, इवन इनके पेरेंट्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वहां पे, सब कुछ उन्हीं का था, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, कल्चरल जो एस्पेक्ट्स थे, वहां सब उन चीजों पर रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो लेकिन वहां तक उसकी अलग इमेज थी इंग्लैंड की। अब ये बोल रही है कि मैं अब इंग्लैंड पहुंची हूं, अब ये इंग्लैंड को देख रही है। जब लास्ट सेक्शन आप इस एसे का पढ़ रहे हो, हम बात कर रहे हैं ऑटोबायोग्राफी की। हमने आपको बोला है कि जो ऑटोबायोग्राफी होती है, इसमें एक जो राइटर होता है वो अपने बारे में लिखता है, अपने जज्बात को बाहर ला रहा है, उनके अपने व्यूज क्या है, ओपिनियंस क्या है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज, वो आपके सामने वो ला रहा है। ऑटोबायोग्राफी में बंदा जो लिख रहा है वो अपने उसके साथ क्या हो रहा है वो लिख रहा है वो उस बुक में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हैं, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स हैं, चाहे हम कमला दास की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, उसकी पोइट्री में भी आप पाते हो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, या इवन कमला दास की उसने भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन कमला दास की एक अच्छी पोएम है, उसमें भी वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। उसमें ऑटोबायोग्राफिकल पोएम किस सेंस में, इन विच सेंस कमला दास की जो पोएम है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, किस सेंस में है, उसमें आपको जो कमला दास है वो आपको उस पोएम में बोल रही है कि जब मैं छोटी बच्ची थी, लाइक जमैका किनकार बोल रही है, मैं छोटी बच्ची थी, हमें स्कूल जा रही थी, हमें बोला जा रहा था ब्रिटिशर्स के बारे में। तो इसमें कमला दास डिफरेंट इश्यूज रेज कर रहे हैं डिफरेंट सेंस में। वो बोल रहे हैं कि जब हम पिकनिक गए थे, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं, जो हम पिकनिक गए थे वहां पे जो हमारे टीचर थे उन्होंने मेरे को डांटा पिकनिक पे। वो बोल रही थी कि यू आर अ पिक्यूलियर चाइल्ड। तो वो मेरे को बोल रही है कि आप क्यों नहीं दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हो, आप क्यों तनहा बैठे हुए हो, आप क्यों यहाँ अकेले में बैठे हुए हो, क्योंकि आउटिंग पे जाते हैं, पिकनिक पे वो जाते हैं। इस ऐसे में कमला दास आपको दिखा रहे हैं, रीड दिस पोएम, कमला दास पोएम। तो इसमें भी आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो जो यहाँ पर जमैका किनकेड की बात करते हैं, अब ये इंग्लैंड जा रही है, अब ये इंग्लैंड पहुंची है, अब ये इंग्लैंड की सोसाइटी का मुताला कर रही है, अब ये चीजें देख रही है, उनकी लाइफ को देख रही है। तो अल्टीमेटली इसको एक गुस्सा था, क्योंकि पढ़ी लिखी औरत थी, अब इसने एक कॉलोनियल रूल में भी अपनी कुछ जिंदगी गुजारी थी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इरोड होता जा रहा था अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो फिर फिर ये इंग्लैंड गई थी, तो इसने वहां पे जो ये देख रही थी, क्योंकि इसको गुस्सा था
कि ब्रिटिशर्स क्यों हम पे रूल कर रहे हैं, हम क्यों खाली वो कपड़े लगा रहे हैं जो मेड इन, जहां पे लिखा है मेड इन इंग्लैंड। तो ये बोल रहे हैं कि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम खुद अपने मुल्क पे रूल कर सकते हैं, ये क्यों हम पे रूल कर रहे हैं, हम क्यों इनकी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम क्यों इनके आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। इस ऐसे में आप यही चीजें देख रहे हो। लेकिन जब आप लेटर पार्ट ऑफ द ऐसे आप देख रहे हो, इस ऐसे में आप देख रहे हो जो जमैका किनकेड है, वो लिख रही है आई हेट इंग्लैंड because the weather in England, is like a jail sentence. यानी कि जो लेटर पार्ट ऑफ द ऐसे है ना, वो इसमें क्रिटिसाइज कर रही है इंग्लैंड को, वहाँ गुस्सा बाहर ला रही है इस ऐसे में जमैका किनकार्ड। वो बोल रही है कि इसको पसंद नहीं है इंग्लैंड का मौसम, इवन वहाँ के लोग इसको पसंद नहीं है। वो बोल रही है कि दे आर जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, दे आर possessing or providing unbearable smell, you call it। उनकी जो हेयर स्टाइल है, इट इज स्ट्रेट, डेड लुकिंग है। जो फूड है वहां पे, वो भी एक उसको सूट नहीं करता है। तो जो ही हम फिर इस ऐसे का मुताला करते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें आप देख रहे हो। एक तो ये है कि जमैका किन के बारे में लिख रही है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लिख रही है, लेकिन अब खुद लिख रही है, अपने थॉट्स आपके सामने लिख रही है, आपके थॉट्स आपके सामने वो रख रही है। तो वो जो कॉन्सेप्ट इंग्लैंड के बारे में दिया था, टेनिसन की पोइम हमने पूरी पढ़ी थी लास्ट वाले लेक्चर, इवन 2 लेक्चर्स बिफोर। हमने आपको वो दूसरे तरीके से समझाया था कि डिनोटेशन में आपको समझाया था कि डिनोटेशन क्या है। तो हमने आपको कोट किया था वहां पे टेनिसन की एक पोइम है जिसमें वो लिखता है देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड। बट ये पोइम है, मे बी जमैका किनकेड जो है उसको ये पोइम, जैसे इस पोइम में टेनिसन डिस्क्राइब करता है ना इंग्लैंड को, ये वाला इंग्लैंड जमैका किनकेड को पसंद नहीं है। सिंपल, इट गोज लाइक दिस। चाहे वो जॉर्ज ऑरवेल की बात करें हम, इंग्लैंड यूर इंग्लैंड, उसने एक ऐसे अच्छा ऐसे लिखा है, उसमें भी वो इंग्लैंड के बारे में लिख रहा है। इवन जमैका किनकेड इज नॉट सेटिस्फाइड विद दोस थिंग्स व्हिच जॉर्ज ऑरवेल डिपिक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर एसे। तो जो यहाँ पर टेनिसन की बात करते हैं, let me recall those few verses from that very particular poem। उसमें वो लिखता है टेनिसन, there is no land like England wherever the light of day be, there are no hearts like English hearts, such hearts of oak as they be। यानी कि टेनिसन इस पोएम में क्या लिख रहा है, इंग्लैंड के बारे में तारीफें कर रहा है। ऑब्वियसली ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन, वो अपने मुल्क के बारे में लिख रहा है, अपने मुल्क की तारीफें कर रहा है। वो बोल रहा है देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड, देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड। अगर आप थोड़ा सा मुताला इस पोएम का दूसरे सेंस में करोगे, सिंबॉलिक सेंस में इसको देखोगे, डीपर एनालिसिस पे इसको देखोगे, यहाँ पे यू वुड से एक चीज तो ठीक है, वो बोल रहा है अपनी तारीफें कर रहा है अपने मुल्क के बारे में, लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज एलिमेंट पा रहे हो इस एसे में, जिसको हम इथनोसेंट्रिसिज्म बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको कल्चरल एलिटिस्ट नजर आ रहा है टेनिसन। क्यों? वो बोल रहा है देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड, इंग्लैंड जैसी सरजमीन कहीं पे नहीं है। देयर आर नो हार्ट्स लाइक इंग्लिश हार्ट्स, जो दिल अंग्रेज लोग रखते हैं वो कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि देयर आर नो मेन लाइक इंग्लिशमैन सो टॉल एंड बोल्ड एज दे बी। इथनोसेंट्रिसिज्म का ना एक सुप्रीम लेवल, आप वो इथनोसेंट्रिक जिसको बोलते हैं, यानी कि अपने कल्चर को सुपीरियर समझना, अपने लोगों को सुपीरियर समझना, अपने कल्चर, लैंग्वेज, तहजीब, रहन सहन, उसको सुपीरियर समझना बाकी कल्चर्स से, उसको हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिसिज्म। यहाँ पे वैसा ही कुछ बयान कर रहा है टेनिसन। वो क्या बोल रहा है, देयर इज नो लैंड लाइक इंग्लैंड wherever the light of day be, there are no hearts like English hearts, such hearts of oak as they be, there are no men like Englishmen so tall and bold as they be। तो जब हम इस पोएम का मुताला करते हैं, यहाँ पे जो टेनिसन है वो सुपीरियरिटी दिखा रहा है अपने कल्चर की, वही कल्चर जिसके बारे में जमैका किनकेड लिख रही है। हम जब हम छोटे बच्चे थे, हमें बोला जा रहा था इंग्लैंड के बारे में, ये ऐसी सरजमीन है,
एनलाइटमेंट लोग हैं, फिलोसफर्स है वहां पे, इंटेलेक्चुअल्स है वहां पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है इंग्लैंड ने, इवन सनती इनकलाब में तरक्की की है, तालीमी इदारे बहुत सारे हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जमैका किनकेड का जो थॉट प्रोसेस है, आइडियल इमेज उसकी क्या थी इंग्लैंड के बारे में, बिल्कुल वैसी जैसी टेनीसन इस पोएम में लिख रहा है। Even Shakespeare, he is not free from what you call this ethnocentrism. William Shakespeare, we all know, one of the greatest dramatists ever born in English literature. He had produced, numerous plays, matchless plays. Even चाहे हम किंग लियर की बात करें, हेमलेट की बात करें, मैकबेथ की बात करें, रिचर्ड थर्ड की बात करें या सेकंड की बात करें, ओथेलो की बात करें, एज यू लाइक इट की बात करें, ये उसकी मोस्ट पॉपुलर प्लेज है। उसने बहुत कुछ दिया है, इवन उसने बहुत सोनेट्स भी लिखे हैं, इवन उसने बहुत कुछ दिया है अंग्रेजी अदब को। तो लेकिन जब हम शेक्सपियर के प्लेज पढ़ते हैं, उसके वर्क्स पढ़ते हैं, आपको एक चीज वहां पे जब आप डीपर एनालिसिस, डीपर स्टडी कर रहे हो शेक्सपियर के प्लेज को, आपको कहीं ना कहीं पे शेक्सपियर भी नजर आ रहा है कि ही इज एन इथनोसेंट्रिक, he suffered from ethnocentrism. He believed English culture is superior to all other cultures. He believed जो अंग्रेज लोग हैं ये बहुत काबिल लोग हैं, ये बाकी लोगों से डिफरेंट हैं, उनकी जो स्पीशीज हैं ये वाइट हैं, ये इवन इसके ये दे जस्ट हैव टू रूल द वर्ल्ड, उसका ये कॉन्सेप्ट था। जब आप रिचर्ड सेकंड पढ़ते हो वहां पे वो एक जगह लिखते हैं, देखो एक चीज हो गया अपनी मुल्क की तारीफ करना, व्हाट वी कॉल दिस, या जज्बात रखना जिसको बोलते हैं पेट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म का जहां पे कॉन्सेप्ट है, वो तो ठीक है। लेकिन दूसरा हो गया जब आप इथनोसेंट्रिक बनते हो, जब आप दूसरे कल्चर्स को इंफीरियर समझते हो, जब आप दूसरे कल्चर्स को डिग्रेड करते हो, जब आप दूसरे कल्चर्स, उनके रहन सहन को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी लाइफस्टाइल को दूसरी नजर से देखते हो, तो उसको हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिसिज्म। शेक्सपियर भी इन चीजों से, उन्होंने इन चीजों का ना, जब आप पढ़ते हो शेक्सपियर के प्लेस को, आपको कहीं ना कहीं शेक्सपियर, रिचर्ड सेकंड में वो एक जगह लिखते हैं, एंड द लाइन्स गोज लाइक, उसने एक रिचर्ड सेकंड, उसका एक प्ले है, वहां पे एक स्टेंजा है, वहां पे वो लिखता है, दिस रॉयल थॉर्न किंग्स, दिस सेकेटर्ड आइजल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, जस्ट कंसंट्रेट ऑन ईच लाइन। शेक्सपियर मैजेस्टी के बारे में लिख रहा है, इंग्लैंड के बारे में लिख रहा है, तारीफें कर रहा है अपने मुल्क के बारे में। तारीफें तो ठीक हैं, लेकिन वो कुछ हदूद को पार कर रहे हैं, लिमिटेशंस को क्रॉस कर रहे हैं। खाली ये समझ रहा है, जैसे टेनीसन की बात हमने की, वैसे ही शेक्सपियर भी, आप उसकी जब ये रिचर्ड सेकंड पढ़ते हो, एक जगह आपको ये देखने को मिलता है, वो आपको कहीं वो नजर आ रहा है कि वो भी अपने कल्चर को सुपीरियर समझता है। नॉट ओनली सुपीरियर, वो समझ रहा है कि बस हम हैं, हम में वो कुवत है, हम में वो ताकत है कि हम दुनिया पर रूल कर सकते हैं, क्योंकि हम एनलाइटमेंट हैं, हम इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं। तो वो इसमें क्या लिखते हैं, जैसे कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी लाइन, इसमें आपको ना, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको सीधे ही नजर आएगा कि शेक्सपियर का क्या मोटिव था। वो एक जगह इवन लिखते हैं, किंग जॉन, बिफोर गोइंग टू दिस रिचर्ड सेकंड, जैसे अभी मैं लाइन्स बोल रहा था आपके सामने, कुछ रख रहा हूं अभी, और कुछ मेरे को एक किंग जॉन, इसका एक और प्ले है, वहां पे वो पता है, हम इथनोसेंट्रिक, दूसरे कल्चर्स को दूसरी नजर से देखना, दूसरे मुल्कों को दूसरी नजर से देखना। इवन शेक्सपियर का भी ये कॉन्सेप्ट था, शेक्सपियर के दिमाग में भी ये चल रहा था कि हम जो रेस है, हमारी जो रेस है, इंग्लिश रेस, ब्रिटिश की जो रेस है, वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि किंग जॉन में वो लिखते हैं वहां पे, कंसंट्रेट करो इन वाली लाइन्स में, वो लिखते हैं वहां पे, come the three corners of the world in arms, come the three corners of the world in arms, we shall shock them। यानी कि किंग जॉन एक प्ले है शेक्सपियर का, रीड इट, इट्स अ वंडरफुल प्ले। लेकिन जब आप डीपर स्टडी कर रहे हो, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, अपने क्रिटिकल बेंट ऑफ साइकी के साथ पढ़ रहे हो, यानी कि क्रिटिकल व्यू के साथ आप इस प्ले का मुताला कर रहे हो, तो वहां पे शेक्सपियर आपको वो वहां पे लिख रहा है कि
कम द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन आर्म्स, यानी कि वो बोल रहा है क्योंकि इथनोसेंट्रिज्म की बात हो रही है, अपने कल्चर, अपने मुल्क को सुपीरियर समझना दूसरे मुल्कों से, दूसरे लोगों से। कम द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड इन आर्म्स वी शैल शॉक देम, यानी कि शेक्सपियर इस ऐसे में इस प्ले में लिख रहा है कि जो तीन कोने हैं दुनिया के, क्योंकि एक कोने पे वो ब्रिटेन को रख रहा है, वो बोल रहे हैं जो बाकी जो दुनिया बची हुई है तीन कोने हैं, क्योंकि इनका एक ही कोना है खाली ब्रिटिश का। वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से हैं, तीन कोने एक ही साथ आए, विद आर्म्स वी शैल शॉक देम, हम में इतनी कुवत है, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम में इतनी पावर है कि हम उनको डिफीट देंगे, हम उनको हराएंगे। अच्छा, ये एक किंग जॉन, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब आप कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जैसे वो इथनोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आपके सामने ला, अपने दूसरे कल्चर्स को इन्फीरियर नजर से देखना। इवन अ ड्रामेटिस्ट लाइक शेक्सपियर, when you read his plays, you would always find Shakespeare, if not to a greater extent, at least कहीं कहीं पे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे कि शेक्सपियर भी इथनोसेंट्रिक था, वो भी कल्चरल एलिटिस्ट था, वो भी स्नोबिश, नो वो बोलते हैं ना, वो कल्चरल स्नोबिश जिसको बोलते हैं, अपने कल्चर को सुपीरियर समझना दूसरे कल्चर्स को। अच्छा, रिचर्ड सेकंड की बात कर रहे थे हम, तो रिचर्ड सेकंड में शेक्सपियर लिख रहे हैं, आपको इन लाइन सीधे ही नजर आएगा कि शेक्सपियर इथनोसेंट्रिक था कि नहीं था। वो इसमें लिख रहा है, दिस रॉयल थॉर्न ऑफ किंग्स, दिस स्केप्टर्ड आइजन, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर ईडन डेमी पैराडाइज, दिस हैप्पी ब्रीड ऑफ मेन, दिस ब्लेस्ड प्लॉट, दिस अर्थ, दिस रेलम, दिस इंग्लैंड। यानी कि इंग्लैंड के बारे में शेक्सपियर आपको रिचर्ड सेकंड में लिख रहा है। ये जो लाइन्स मैंने आपके सामने पेश की है, इनमें शेक्सपियर क्या बोल रहा है, यानी कि वो बोल रहा है कि हमारी जो रेस है, हमारा जो कल्चर है, ये डिफरेंट है रेस्ट ऑफ द कल्चर्स, हमें चूज किया गया है, यानी कि हम जो है हमने दुनिया पे रूल करना है, क्योंकि बाकी दुनिया जो है वहाँ के जो लोग हैं वो उतने कैपेबल है ही नहीं, उनमें उतनी वो इंटेलिजेंट वो इतने है ही नहीं, वो इतने इंटेलेक्चुअल है ही नहीं, फिलोसॉफिकल वो इतने है ही नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने भी उतनी तरक्की की नहीं है जितनी हमने की है। यानी कि यहाँ पे इथनोसेंट्रिक आपको शेक्सपियर मिल रहा है। इवन लेकिन जब हम जमैका किनकेड की बात कर रहे हैं, जमैका किनकेड इन चीजों को नहीं मान रही है, जमैका किनकेड इन चीजों को डिस्कार्ड कर रही है। जमैका किनकेड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आप इस ऐसे में मिल रहे हैं, क्योंकि जमैका किनकेड बोल रही है कि जो भी कल्चर दुनिया का है, हमने एक ही नजर से हर एक कल्चर को देखना है, हर एक कंट्री को देखना है। इवन जॉर्ज ऑरवेल, ही वाज नॉट फ्री फ्रॉम दिस बायस, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल जो एक जो हमने जिसके बारे में हमने बात की, वो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था, वो नहीं चाह रहा था कि ब्रिटिशर्स रूल करे दूसरी दुनिया पे, लेकिन उसको भी हमने कहीं कहीं भी पाया है कि वो इथनोसेंट्रिक दिख रहा है हमें। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल सिलेबस में ऑटोबायोग्राफी उन्होंने दी है और बायोग्राफी को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।